नेपाली लड़कियों को जवान होते ही घर में कैद करके क्यों रखा जाता है? राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम आरती है। मेरी ये दुख भरी कहानी मेरी मनहूसियत का सबसे बड़ा सच है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही मुझे लोगों से मिलने दिया जाता था। मेरी उम्र 22 साल है। मैं नेपाल में रहने वाली एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मैं जवान हो चुकी थी मगर मेरी माँ मेरी शादी नहीं करा रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत तंग आ गई थी, बल्कि वह मुझे घर से बाहर तक नहीं जाने देती थी। मुझे घर में हमेशा ही कैदियों की तरह कैद करके रखा जाता था। एक दिन मैं माँ से छिपकर एक मंदिर में प्रार्थना करने चली गई। वहाँ पर मैंने एक बाबा को देखा। मैंने उन बाबा से कहा, बाबा जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे घर में कैद करके रखती है। यहाँ तक कि मेरी इस जवानी की उम्र में वो मेरी शादी तक नहीं करना चाहती। मगर जैसे ही उस बाबा ने मुझे देखा, उसकी आंखें लाल हो गई और वो चीखते हुए कहने लगा, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। जा तू यहाँ से चली जा। वो बाबा अपनी जगह से उठकर भाग गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे लगा यह बाबा पागल है। मगर मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा नाम आरती है। मैं दुनिया की उन खुशकिस्मत लड़कियों में से एक हूँ जिसके पास पैसा और खूबसूरती तो जी भर के मौजूद थी। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी पूरे तरीके से खुशकिस्मत नहीं हो सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खूबसूरती की वजह से मेरी माँ को हमेशा मेरी फिक्र ही लगी रहती थी। ना वो मेरी शादी करना चाहती थी और ना ही वो मुझे कहीं आने जाने देती थी। जब भी उनसे इस बारे में बात करती कि मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ या फिर बाजार जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए, तो वह मुझे सख्ती से मना कर दिया करती थी और कहती कि तुम्हें नज़र लग जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर मायूस हो जाती थी और काफ़ी सालों से मैं अपने ही घर में कैदी बनकर बैठी रहती। मेरा हर जगह जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। वजह सिर्फ ये थी कि मुझे नज़र लग जाएगी। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। बचपन में भी मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर तब मैं हर जगह जा सकती थी। मैं सोचती कि बचपन में तो मुझे कभी नज़र नहीं लगी, तो फिर अब नज़र क्यों लगने लगी। माँ कहती, बचपन की बात कुछ और होती है, अब तुम जवान हो गई हो। मेरे दिन यूं ही घर के काम और उदासी में गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के रूटीन के अलावा और कोई काम नहीं था। पढ़ाई भी मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ दी थी। इन्हीं दिनों मेरे घर वालों ने मेरे बड़े भाई की शादी तय कर दी थी, तो घर में रौनक लग गई। वैसे तो एक बहन अपने भाई की शादी पर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन मेरी खुशी तो इस वजह से भी ज़्यादा थी कि मुझे अपने दोस्तों और बाकी ख़ानदान की लड़कियों से मिलने का मौका मिल रहा था और मैं उनसे बहुत सारी बातें भी करूँगी। इसलिए तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। मगर जैसे ही मेहमान हमारे घर में रहने के लिए आने लगे, तो मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि किसी से भी ज़्यादा दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो तुम्हें बाहर ले जाने की जिद करे तो तुम साफ इनकार कर देना, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं मायूस होकर रह गई, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। मेहमान घर आकर रहने लगे थे, तो मेरे कुछ कजन्स ने ही मुझसे कहा कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मगर मैंने माँ की बताई गई बात पर गौर करते हुए उन्हें मना कर दिया। पहले दूसरे दिन मना करने के बाद तीसरे दिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। वैसे तो उनकी ज़बरदस्ती ज़्यादा नहीं थी, मगर मैं खुद भी उनके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उस दिन मेरी माँ भी घर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँ। ठीक हुआ माँ घर पर नहीं है, इसलिए उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें शाम को वापस आना है और शादी के मौके पर घर के काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें मेरी तरफ ध्यान देने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत दिनों बाद मैं घर से बाहर निकलकर बाजार आई। मुझे हर चीज़ नई और खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत खुश दिली से
हर चीज़ को देखते हुए अपने लिए खरीदारी भी कर रही थी। अभी मुझे बाजार आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि मैंने एक जगह पर देखा जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा, यहाँ ऐसा क्या हो रहा है जो लोग इतनी भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। ये बात जानने के लिए मैं भी उस भीड़ के करीब पहुंची तो मुझे पता चला वहाँ पर एक बूढ़ा फकीर बैठा है और औरतें अपने लिए उससे दुआएं करवा रही हैं। मैंने एक औरत से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? तो वो बोली, ये एक बुजुर्ग बाबा है जिसके लिए भी यह प्रार्थना करते हैं उसके सारे दुख दुविधाएं खत्म हो जाती हैं। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैंने माँ से कह दिया था कि मेरी और भाई की शादी इकट्ठी कर दे, मगर माँ ने मुझे डांट कर चुप करा दिया। जबकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी, मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। मैंने सोचा कि इन बाबा से मैं भी अपने लिए कुछ दुआ करवाती हूँ, क्या पता मेरी विनती भी मेरे ईश्वर सुन ले। मैंने उस बाबा से अपने बारे में बात की तो बाबा ने चीखते हुए कहा। वो पहले तो मेरा चेहरा देखकर उनकी आंखें लाल हो गई, फिर बोले, तेरी वजह से तेरे घर वालों पर मुसीबतें आएंगी, तू अपने साथ सबको ले जाएगी, तेरी वजह से तेरे घर वालों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस बाबा की बातें सुनते ही मेरा दिल डर गया और मेरा शरीर कांपने लगा। आसपास खड़ी औरतें भी मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखने लगी। मैंने हैरत से उस बाबा को देखा और खामोशी के साथ वहाँ से वापस आ गई। शॉपिंग करने के बाद हम सब लोग घर पर आए, लेकिन जैसे ही मैं घर पर आई तो पूरे घर का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। हर तरफ लोग बैठे हुए रो रहे थे। घर में एक मातम सा छाया हुआ था। किसी भी तरह से यह शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी की मौत हो गई हो। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मैं चाहती थी कि जब मैं घर वापस आऊं तब तक मेरी माँ वापस ना आए, मगर उन्हें तो पता चल गया था कि मैं घर से बाहर गई थी। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हुई। मेरे साथ बाकी सब कजन्स भी परेशान हुए और फिर हमें पता चला कि मेरी जो मासी थी, जिनका घर हमारी गली में ही था, उनकी मौत हो गई है। मेरी मासी जवान थी, इसलिए जवान मौत का दुख बहुत बड़ा था। सब तरफ उदासी सी छाई हुई थी। शादी भी कैंसिल हो चुकी थी। सब लोगों ने कहा था कि शादी के समय इस तरह का अपशगुन होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए शादी तोड़ दी गई। इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। शाम तक पूरा घर खाली हो गया। कुछ देर पहले जहाँ शादी की तैयारियों की रौनक लगी हुई थी, वहीं अब पूरा घर खामोश होकर रह गया था। फिर मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाहर क्यों गई, और मुझ पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मैं नहीं गई थी, बल्कि वही सब लोग मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर गए थे। मेरी माँ को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि आज से 10 दिन तक तुम अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलोगी। मैंने कहा, हाँ, वैसे भी मैं इस घर के अंदर ही रहती हूँ। तब माँ एकदम से बोली, हाँ, लेकिन अब तुम कमरे से भी नहीं निकलोगी। ये सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया। लेकिन मैंने गलती की थी तो मुझे उसकी सज़ा भी मिल रही थी। मेरी माँ किसी भी तरह मेरी सज़ा में कोई रियायत नहीं करने वाली थी और मैं खामोश होकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। उन 10 दिनों तक मुझे उस बाबा की बातें याद आती रही। क्या मेरी काली किस्मत की वजह से ऐसा हुआ है? ये सोच आते ही मुझे खुद से भी डर लगने लगा था। मैं 10 दिन तक अपने कमरे में बंद ही रही। बाहर कदम तक मैंने नहीं निकाला। घर वाले मुझे कमरे में ही खाना पीना देकर चले जाते थे। जब 10 दिन बाद में मैं कमरे से बाहर निकली तो कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में बिजी था। मुझे लगा मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ या फिर ये लोग मुझे देख नहीं पा रहे। मैं 10 दिन बाद कमरे से बाहर निकल आई हूँ ना। न मेरा कोई भाई बहन मुझसे कोई बात कर रहा था और ना ही उन्हें मेरे बाहर आने की खुशी हो रही थी, बल्कि मेरे भाइयों ने तो मुझे देखकर मुंह बना लिया था और उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आ रही थी। ये बात मुझे हैरत में डाल रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। माना कि घर से बाहर निकलकर मैंने गलती की थी, लेकिन इस गलती की मुझे सजा भी मिल चुकी थी। फिर अब तक सब लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? क्या वो शादी में मौत की वजह
मुझे समझ रहे हैं। मैं उन्हीं सोचों में गुम हो गई थी। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और एक चादर देकर कहने लगी, अब तुम्हें ये चादर हर वक्त पहन कर रखनी है। मैंने हैरानी से उस चादर की तरफ देखा। मैंने कहा, माँ, अब तो मैं अपने घर के अंदर ही हूँ और यहाँ कोई गैर भी नहीं रहता, सब मेरे अपने ही हैं, तो फिर मुझे चादर में ढक कर रहने की क्या ज़रूरत है। माँ ने कहा, ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। माँ का रवैया इतना सख्त था कि मैं कुछ पल के लिए गूंगी हो गई। मेरी माँ ने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। मैंने खामोशी से वो चादर लेकर खुद ही अपने ऊपर ओढ़ ली। शाम से पहले ही मेरी माँ ने कहा कि दोबारा अपने कमरे में वापस चली जाओ। आज के बाद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में यही रूटीन बना लेना है। सुबह 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना और शाम होने से पहले ही अपने कमरे में वापस चली जाना। उनका हुक्म सुनकर मैं दंग रह गई। क्या ये मुझे अभी भी उस गलती की सज़ा दे रही थी? हालांकि मैं तो सज़ा काट चुकी हूँ, मगर मैंने फ़िलहाल अपनी माँ से कोई बहस नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी उस वक्त सभी लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक रात के वक्त हमारे घर में झगड़ा शुरू हो गया। उनकी आवाज़ों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना शोर और ऊंची आवाज़ में मुझे नींद नहीं आती। हमारे घर में कोई भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। मुझे सबकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं इतना अंदाज़ा लगा सकती थी कि किसी बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी। आखिर वो लोग किस बात पर बहस कर रहे थे, मैं ये भी नहीं जान सकती थी, क्योंकि माँ ने मुझे कमरे से बाहर निकलने से मना किया था। जैसे ही सुबह हुई, मैंने बाहर निकलकर सबसे पूछा, रात को हमारे घर में झगड़ा क्यों हो रहा था। मैंने सबकी आवाज़ सुनी थी, मगर मेरी बात का इस बारे में किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे झकझोर कर रख दिया और कहा कि तुम्हें अब किसी भी बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने जो गलती की है उसका नुकसान अब हम सब भुगतेंगे। दोबारा मुझे इस बात का ताना दिया गया। इस बार मैंने ही सब्र का घूंट भर लिया, क्योंकि मैं जानती थी गलती मेरी ही है, मगर ये लोग कैसी भरपाई करने की बात कर रहे थे ये भी मैं समझ नहीं पा रही थी। इसलिए पूरा दिन गुजरने के बाद मैं अपने कमरे में गई तो मैंने खुद से फैसला लिया कि मैं घर में जो भी कुछ हो रहा है इस बारे में पता लगाकर ही दम लूँगी। आखिर मेरी वजह से ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने घर से सिर्फ बाजार तक जाने की गलती की है, वो भी माँ सिर्फ मुझे इसलिए मना करती थी ताकि मुझे नज़र ना लग जाए। नज़र लगेगी तो मुझे लगेगी, इसके लिए सारा खानदान मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहा था। जैसे ही रात हुई, दोबारा मुझे अपने घर से झगड़े की आवाज़ें आने लगी, तो मैं अपने कमरे को खोलकर बाहर निकल आई। वैसे तो मेरे माता पिता और बाकी सबको यकीन था कि अगर उन्होंने मुझे बोला है कि मैं बंद हो जाऊं, तो मैं बंद हो जाऊंगी, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मैं ऐसा ही कर रही थी। लेकिन आज मैं यकीन तोड़कर कमरे से बाहर निकल आई ताकि पता लगा सकूं कि आखिर माजरा क्या है। सीढ़ियों के पास से छुपकर मैं हॉल में देख रही थी, जहां मेरे सारे घर वाले मौजूद थे और उन सब के दरमियान एक आदमी था जो सर पर पगड़ी रखकर बैठा हुआ था। मेरी माँ का मुंह ऐसे हो रहा था जैसे अभी रो पड़ेगी, जबकि मेरे पिता सिर हाथों में पकड़कर बैठे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब लोग ज़्यादा परेशान क्यों हैं और ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये आदमी कौन है। मगर इतना ज़रूर समझ गई थी कि मामला बहुत संगीन है, इसी वजह से ये लोग मुझे कमरे में बंद कर रहे हैं, वरना मेरे घर वालों ने कभी भी मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया। हालांकि मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन कभी मुझे इस तरह कमरे में बंद होने को नहीं कहा गया था। कुछ सोचकर मैं अपने कमरे में आ गई और फिर मैंने सोच लिया मैं उस आदमी के बारे में पता लगा कर ही रहूँगी। इस परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी नींद खुल गई, क्योंकि माँ ने मुझे बाहर निकलने से मना किया था, इसलिए मैं उनकी बात ना मानकर बाहर निकल आई। आखिर सुबह सवेरे मुझे कमरे से बाहर ना निकलने का हुक्म क्यों दिया गया था, यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सुबह 8 बजे से 10 बजे के दरमियान उठते थे। आज वो सुबह सवेरे ही उठकर बाहर निकले हुए थे
और वो आदमी भी उठकर रो रहा था। ये मेरे घर में क्या हो रहा था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। किचन से भी आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब था कि नाश्ता बन रहा है। मुझे समझ आ गई थी कि अब खामोशी से एक तरफ खड़े रहकर तमाशा देखने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने सबके सामने जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था सबके सामने इस वक्त जाने का फ़ैसला मेरे लिए किस कदर गलत साबित होगा। जब मैं उस आदमी के सामने गई और उससे कहा कि आप कौन हैं, मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मेरी आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग हैरान होकर मुझे देखने लगे। मेरी माँ के हाथ से दूध का बर्तन छूट गया। फिर मैंने अपने सारे घर वालों की तरफ देखा। मैंने कहा कि आप लोग इस आदमी से इतना क्यों डर रहे हैं? कौन है ये आदमी? मैंने कल रात भी आप लोगों को देखा था। अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था कि मेरी माँ ने आगे बढ़कर मुझे एक जोरदार तमाचा मार दिया और कहा कि बदतमीज लड़की, अपनी माँ की बातों का मान रखना भी भूल गई हो क्या तुम? मैंने कहा था कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, मगर तुमने हमारे सर में खाक डलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मेरी माँ की बात पूरी नहीं हुई थी कि उस आदमी की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। वो कहने लगा, मैं तुम सब लोगों को जेल करवा दूंगा। तुमने इस लड़की को मुझसे छुपा कर अच्छा नहीं किया। अब इस लड़की को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तो पहले ही जानता था कि ये जिंदा है। उसकी ये अजीब सी बातें सुनकर मैंने सारे घर वालों की तरफ देखा तो सब घर वालों ने मुझे लालच भरी नज़रों से घूरना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो, तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और अब मुझे भी समझ आ गई थी कि बिना पूरी बात जाने मैंने जो कदम उठाया वो मेरे लिए गलत साबित होने वाला है। पहले मुझे जान लेना चाहिए था मामला क्या है, फिर उस आदमी के सामने आना चाहिए था। मगर उसकी ऐसी बातों का हकीकत में मतलब क्या था? सारे घर वाले खामोशी से एक तरफ बैठ गए, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो आदमी खूंखार नज़रों से मुझे घूर रहा था और मैं सब लोगों से पूछ पूछ कर थक गई थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मगर किसी के मुंह से उफ भी ना निकली। कुछ देर में बहुत सी गाड़ियां हमारे घर के बाहर आकर रुक गई, जिसमें बहुत से लोग जमा थे और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें भी थी, जिन्हें देखकर मेरे सारे घर वाले डरने लगे। मैं बहुत चिल्लाई कि मुझे बचा लो, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी किसी ने भी एक बात नहीं सुनी। सब लोग खामोशी से मुझे जाता हुआ देखने लगे। वो मुझे लेकर चले गए तो मुझे लगा आज तो शायद मेरी मौत पक्की है, क्योंकि उस आदमी की बातों से ऐसा ही लग रहा था कि वो मुझे मारकर ही दम लेगा। शायद मेरा शक कुछ गलत भी नहीं था। वो मुझे एक बहुत बड़ी हवेली में लेकर आ गए और एक अंधेरे कमरे के अंदर फेंक दिया और कहा कि आज से 2 दिन बाद तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी समझ में तो नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, मगर अपनी मौत को सुनकर मैं डर के मारे कांपने लगी थी। अब मुझे शिद्दत से अपनी माँ और बाकी घर वालों की बहुत याद आ रही थी, मगर मैं अपनी गलती पर सर पटकने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। काश मैं उनकी हर बात को मानती रहती तो आज मेरा ये हाल ना होता। उस बुजुर्ग आदमी ने सही कहा था कि मेरी वजह से मेरे सारे घर वाले मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन अब मैं रोने और पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और सिर्फ ईश्वर से ही मदद मांगने के सिवा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। रात को उस कमरे में से एक बूढ़ी औरत आई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और कहने लगी, मनहूस मारी, तुम इतने साल तक कहाँ थी? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मुझे तो उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे बहुत बार कहने की कोशिश की कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने के हक में नहीं थी। उसने मुझे बहुत मारा और खाना भी नहीं दिया। सुबह होते ही मुझे खाना मिला तो मैंने भूखों की तरह खा लिया, लेकिन इन लोगों का दिया हुआ खाना खा लेना मेरे लिए गलती साबित हुआ, क्योंकि उस खाने को खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गई और फिर उस वक्त मेरी आंख खुली जब वो लोग मुझे मारने के लिए ले जा रहे थे। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चीख कर उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की,
मगर उन लोगों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था और मुझे लेकर एक शमशान घाट में चले गए। शमशान घाट के पास घने जंगलों के दरमियान जिस जगह मुझे लाया गया था वह जगह साफ सुथरी थी, मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही बाबा मौजूद था जो मुझे उस दिन बाजार में मिला था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वालों पर मुसीबतें आएंगी। उसे देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे समझ आ गया कि ये सब इन लोगों की चाल थी। ये बाबा भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। उसने मेरे दिमाग में फितूर भर दिया था। मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। और उस वक्त वहाँ पर एक चारपाई भी लाई गई जहाँ पर एक बीमार लड़का लेटा हुआ था। मैं समझ गई कि ये वही है जिसकी बीमारी की वजह से ये लोग मुझे सता रहे हैं। पता नहीं वो बाबा क्या पढ़ रहा था और एक तरफ मुझे भी चादर देकर बैठाया गया। फिर बाबा ने कहा, जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही तुम इस लड़की को मार देना, मगर ख्याल रखना कि इस लड़की की चीखें तुम्हारे बेटे के कानों में जरूर पड़नी चाहिए। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझ पर एक खौफ सा हावी हो गया था। मैं चीखने चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि क्या तुम लोग पागल हो? मुझे मारने से यह लड़का कैसे ठीक हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लड़का मुझे बीमार लगता है। उसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाए तब ये ठीक होगा। मुझे मारकर तुम लोगों को क्या लगता है कि ये लड़का ठीक हो जाएगा? मेरी बात सुनकर उस औरत ने मुझे दोबारा थप्पड़ मारा और कहा कि खबरदार, जो अपने मुंह से मेरे बेटे का नाम भी लिया। अभी ये झगड़ा चल ही रहा था कि उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही वो बाबा भागने लगा, मगर वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोका कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस लड़की को मारेंगे तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। हमारे लड़के को ठीक करके ही जाना। लेकिन पुलिस ने इन सब को अपनी हिरासत में ले लिया था। तभी वहाँ मौजूद लोगों को पता चला कि ये बाबा एक बहुत बड़ा मुजरिम है जो कई सालों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। वहाँ मेरे माँ बाप और बाकी घर वाले भी आ गए और लोगों के आने से मैं समझ गई थी कि पुलिस को इन्हीं लोगों ने बुलाया है। पुलिस इन सब लोगों को पकड़कर ले गई। उस लड़के को भी अस्पताल पहुंचा दिया गया। मैं अपने घर वालों के साथ वापस आ गई और घर आने के बाद अपने माता पिता और बाकी सब से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? उस आदमी को आप लोगों ने तब क्यों नहीं रोका जब वो मुझे यहाँ से लेकर जा रहा था? तो मेरी माँ ने कहा, मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन मैं किसी ऐसे मौके का इंतज़ार कर रही थी जो बिल्कुल सही हो। मगर जैसे जैसे तुम बड़ी होती गई तो मैंने सोचा कि ऐसे मामलों के बारे में तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा। मगर जिस दिन तुम बाजार गई मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि उस इंसान को तुम्हारे बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। इसलिए जब तुम घर वापस आई पहले तो वो हादसा हो गया। हालांकि वह हादसा कुदरती तौर पर हुआ था, मगर उससे भी पहले मुझे उस इंसान के यहाँ आने की खबर हो गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें कमरे में बंद रहने को बोल दिया था। हमने सोचा था कि 10 दिन के अंदर हम उस इंसान को बहला फुसला कर यहाँ से भेज देंगे, मगर इस कोशिश में हम नाकाम हो गए, क्योंकि 10 दिन के बाद भी वो यहीं पर मौजूद था। मैंने पूछा, माँ, आखिर वो इंसान कौन है? वो आदमी मेरे और आप लोगों के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? तब मेरी माँ ने बताया कि वो आदमी तुम्हारे दादाजी की दूसरी बीवी की औलाद है, जो पहले हम लोगों के साथ ही रहता था। लेकिन जिस दिन तुम पैदा हुई उसी दिन उसके बेटे के साथ एक हादसा हो गया था। उसकी बीवी के हाथों उसका बेटा दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया था। वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर चले गए, मगर डॉक्टरों ने बोल दिया कि उनका बेटा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। वो एक चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। बाद में उनकी बीवी ने उनके दिमाग में फितूर भर दिया कि उस मनहूस लड़की के पैदा होते ही हमारे बेटे पर मुसीबत आ गई, इसलिए हमें किसी बाबा के पास जाना होगा। ये बात सुनते ही सब लोगों का दिमाग खराब हो गया और सब लोग उस औरत की बातों में आ गए और ये सब इसी बाबा का करा धरा था। ये लोग किसी बाबा को उठाकर ले आए। इस बाबा ने आते ही बोला कि तुम लोगों को ठीक लग रहा है, सब कुछ उस लड़की की वजह से ही हुआ है। जब ये लड़की मरेगी तभी तुम्हारा बेटा ठीक होगा। बस तब से ही ये लोग तुम्हें मारने के पीछे पड़ गए,
मगर जब खानदान वालों को इस बात का पता चला तो सारे खानदान वालों ने उन लोगों से बॉयकॉट कर दिया और कहा कि हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाओ। तब ये लोग कहीं दूर चले गए, मगर कुछ सालों बाद ही वापस आ गए। जब ये लोग वापस आ गए तो मैंने तुम्हारा हर जगह आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने उन लोगों तक ये झूठी खबर पहुंचा दी थी कि तुम मर गई हो और उनका बेटा कुदरती तौर पर ठीक नहीं हो रहा। मगर शादी के दरमियान उन्हें तुम्हारी जिंदा होने की खबर मिल गई। तब वो दोबारा घर में वापस आ गए, मगर फिर भी हमने सोचा कि पुलिस के मामले में पड़ने से बेहतर है कि हम सुलह और सफाई से इनको भगा देंगे। 10 दिन तुम्हें कमरे में रखा, मगर फिर भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से उसे पता चल गया। लेकिन चलो, अच्छा हुआ जो भी हुआ, अब ये मुसीबत हमारे सर से हमेशा हमेशा के लिए उतर गई। कभी कभी ऐसी मुश्किलों का सामना करके ही हम लोग आज़ाद होते हैं, और जब तक हम डरते रहते हैं तब तक डर हमारे सर पर तलवार की तरह लटका रहता है, जैसे कि हमारे साथ हुआ था। ये सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगी। शायद मैं मौत से ही लड़कर वापस आई थी। अब मुझे सच्चाई का भी पता चल गया था कि माँ क्यों मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। हमारे माता पिता हमारे बारे में भला ही सोचते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपनी भावनाओं में बहकर उनको भी गलत समझ बैठते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी एक अच्छे लड़के से हो गई और मेरे भाई की भी शादी हो गई। हम सभी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। अब मुझे और मेरे परिवार को किसी का भी कोई डर नहीं था। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।